What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा गपशप एंड ग्रेड सीरीज फॉर क्लास 11th। दिस इज डे 1 और इस सीरीज का एक नियम है भाई, सब बच्चों को रेगुलरली होमवर्क करना है, मतलब कि जो रोज पढ़ाया जाएगा वो याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेने हैं। और दूसरा इसका नियम ये है कि सबको जाके कमेंट्स में अटेंडेंस लगानी है। आप क्लास 12th की वीडियोस देखो किस तरीके से कमेंट्स में बच्चों ने अटेंडेंस लगाई होती है। तो जोन सा डे चल रहा है वो आपको नीचे जाके लिख देना है। जैसे आज आप कमेंट में लिखने वाले हो सर डे 1 डन, बस इस तरीके से डेली बेसिस पे आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, चीजें करनी है। प्लेलिस्ट में बनाता चलूंगा और आपका पूरा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स हम रिवाइज करेंगे अगले 15 दिन के अंदर अंदर। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा हम लोग आज बिजनेस स्टडीज डे 1 पे, और शुरुआत करेंगे हम लोग पीछे से। तो शुरुआत करेंगे बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 11 के साथ, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो सर इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? देखो सबसे पहले ये समझो कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब है बेटा जी व्यापार करना, बिजनेस करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड, राइट। जब भी हम व्यापार करते हैं विद इन अवर कंट्री, हमारे देश के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और जब भी हम व्यापार करते हैं हमारे देश से कहीं बाहर, यानी कि बाहर बेचेंगे तो एक्सपोर्ट, बाहर से खरीदेंगे तो इंपोर्ट, राइट। तो जब भी ऐसा बिजनेस होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्या है इंटरनेशनल ट्रेड? The manufacturing and trading beyond the boundaries of one country is known as international business। इसको हम external business या external trade भी बोलते हैं। अब सर अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में जाना हो या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर रहना है, तो कितने तरीके हैं कि मैं इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर पाऊं? तो देखो सबसे पहला तो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज का मतलब है कि भैया गुड्स बेच लो, या तो मर्चेंडाइज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, इसको हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या फिर आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, मल्टीपल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, टूरिज्म, इतनी सारी सर्विसेज हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, राइट। या फिर आप लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बिजनेस को कर सकते हो। आप कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप लाइसेंस लेके बिजनेस कर सकते हो, राइट। और इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि या तो आप बाहर किसी देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या बाहर वाले हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी बेसिकली बिजनेस हो सकता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में 4 तरीके हैं, या तो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग, और या फिर बेटा जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों बेनिफिट टू द नेशन। जो भी कंट्री फॉरेन में जाके बिजनेस करेगी, मतलब इस तरीके का इंटरनेशनल बिजनेस करेगी, तो क्या क्या फायदे होंगे? नंबर 1 अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। तो सर फॉरेन एक्सचेंज होने से हमें क्या फायदा है? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है पहले तो ये समझो। जितनी भी करेंसीज आपकी डोमेस्टिक करेंसी से अलग है, वो सब आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। मतलब कि हमारे देश में रुपया चलता है इंडिया में, तो अब इंडिया से बाहर की जितनी भी कंट्रीज है उनकी सबकी करेंसी, डॉलर हो, पाउंड हो, कोई भी करेंसी हो, है ना, वो सब करेंसीज हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर आज हमें $1 लेना है तो हमें उसके 80 रुपए देने पड़ते हैं लगभग, राइट। तो हमें 80 क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास डॉलर इतने सारे नहीं है, हमारे पास वो चीज कम है, हमारे पास कम है, इसीलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे ना बेटा, अगर हम यूएस में सामान बेचेंगे तो वहां से हमारे पास डॉलर्स आएंगे। हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, तो जब डॉलर आएंगे तो उसका वैल्यू कम होने लगेगा। तो ये डॉलर के हमें शायद 70 देने पड़े, फिर $1 के शायद हमें 60 देने पड़े, फिर $1 के शायद हमें 50 देने पड़े। तो जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अगर आपको चाहिए कि आप इस वैल्यू को कम कर पाओ, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज कमाना पड़ेगा। और वो कैसे कमा सकते हो? एक्सपोर्ट करके कमा सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा।
सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा? देखो ना बेटा कि इतने सारे गुड्स और सर्विसेज जो बाहर बनते हैं आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। तो वो चीज पॉसिबल तभी है अगर इंटरनेशनल बिजनेस है, राइट। तीसरा, मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? आपकी मशीन फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बना सकती थी, आपकी लेबर सपोज 100 यूनिट्स बना सकती थी, लेकिन आपके देश में जो डिमांड थी वो मात्र 20 यूनिट्स की थी। तो फिर हम क्या करेंगे? बाकी वेस्टेज हो रही थी। तो अगर आप बाहर भी बिजनेस करते हो, उसको इंटरनेशनली भी बेचते हो, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो? आप बना सकते हो और बेच सकते हो। तो आपकी मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो अच्छा यूटिलाइजेशन होता है मशीन का, लेबर का, रिसोर्सेज का। ग्रोथ में हमें हेल्प मिलती है भाई, जो बिजनेस बड़ा इतने लेवल का होगा उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी और आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाओगे, ज्यादा लोगों को काम दे पाओगे। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं बेटा इंटरनेशनल बिजनेस के नेशन को। फर्म को क्या क्या फायदे होते हैं? नंबर 1, सबसे पहला, ज्यादा पैसा कमा पाओगे। ऑफ कोर्स आप जब इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो आप नॉर्मल से हाई प्रॉफिट कमाओगे, है ना। प्रॉफिट मेकिंग आपका नॉर्मली ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अ जनरल फर्म। दूसरा, ग्रोथ बढ़ेगी आपकी बहुत ज्यादा, राइट। बिजनेस फर्म को काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब उनकी डिमांड गिर जाती है डोमेस्टिक मार्केट में, तो जो बिजनेस एक्सपोर्ट भी करता होगा उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तीसरा होता है आपका बिजनेस विजन काफी इंप्रूव हो जाएगा। सर बिजनेस विजन इंप्रूव हो जाएगा से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दूर की सोच पाओगे, आप समझ पाओगे कि व्यापार किस तरीके से चल रहा है, राइट। आपका विजन बहुत इंप्रूव होगा। द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनीज एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर पॉलिसीज। चौथा, आप कंपटीशन से बाहर निकल सकते हो। डोमेस्टिक लेवल पे तो बहुत कंपटीशन है, इंटरनेशनल लेवल पे इतना कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो वहां पे कम सेलर्स मिलेंगे आपके जैसे, तो कंपटीशन कम होगा, तो आप वहां पे कम कंपटीशन में ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं बेटा फर्म को। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप अपना सामान बाहर किसी देश को बेचते हो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, जब बाहर से खरीदते हो तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। ये बहुत बेसिक है। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना हो तो क्या प्रोसीजर चलेगा? क्या सर ये एग्जाम में पूरा प्रोसीजर लिखने के लिए आ जाता है? बेटा 4-5 पॉइंट्स आ सकते हैं, है ना। पूरा तो मुश्किल लगता है। ऐसा हो सकता है कि शुरू के 5 पॉइंट्स देते हैं, आपको बोले कि अगले 6 पॉइंट बताओ। ऐसा हो सकता है कि आपको केस स्टडी दे और केस स्टडी में यहां तक लिख के दे दे, उसके बाद बोले अगले 4 पॉइंट बताओ या पिछले 4 पॉइंट बताओ। तो केस स्टडी में जनरली प्रोसेस आ सकता है, बट आपको लर्न तो पूरा ही करना पड़ेगा। और सिंस ये प्रोसीजर है तो आप इसके पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते हो, आपको ये इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। तो इसके ऑर्डर में याद करने के लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाया हुआ है, आप इस मेमोरी टेक्निक को याद कर सकते हो। मेमोरी टेक्निक है राव, पे और पिक उप्स। मेमोरी टेक्निक क्या है? राव, पे और पिक उप्स। राव क्या है? RRAOO, डबल PE पे, और पिक ORPIC, उप्स OPPS। ठीक है, तो इसका मेमोरी टेक्निक है राव, पे और पिक उप्स। अब सर मुझे एक्सपोर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? नंबर 1, देखो अब भैया तुम किसी को भी ऐसे ही एक्सपोर्ट तो नहीं करोगे, पहले तो कस्टमर का आना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा? रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। सर व्हाट इज इंक्वायरी? इंक्वायरी होती है कि तुम्हें मेल आएगा या फिर तुम लोग को बाहर से कोई लेटर आएगा, उस लेटर में लिखा होगा कि भैया हमें इस स्पेसिफिकेशन के गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इस डेट तक चाहिए, इस रेट पे चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है? तो ये आ गया आपके पास क्या? इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी आने के बाद आप क्या करते हो? आप जवाब देते हो, आप इसका रिप्लाई देते हो, जिसको बोलते हो कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कि आप लिख के भेजते हो, हाँ ठीक है हमारे पास ये गुड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या किस स्पेसिफिकेशन के हैं, या कितने रेट में आप काम करा दोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंडिंग कोटेशन। तो इंक्वायरी आया, इंक्वायरी के बाद आपने कोटेशन दे दिया। अगर सामने वाला आपके कोटेशन से खुश नहीं होगा तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। सामने वाले को आपका कोटेशन पसंद आएगा तो वो आपको क्या भेजेगा फिर? ऑर्डर, कि भैया ठीक है इतना सामान दे दो, इतनी क्वांटिटी में दे दो, इस डेट से पहले पहले दे देना। तो आपको एक बार कोटेशन आपने भेजी, कोटेशन के जवाब में आपको क्या मिलता है? ऑर्डर या फिर इंटेंट। ऑर्डर को ही इंटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों? अब देखो आपके पास ऑर्डर आ गया, अब ये तो है नहीं कि भैया तुम सीधा माल भेज दोगे,
ऑर्डर आने के बाद अभी बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप क्या करोगे, अब आपको पहले ये मेक श्योर करना है कि सामने वाला जेन्युइन भी है, सामने वाला पैसा भी दे देगा, पता चले वो पैसा ही ना दे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम असेस करते हैं इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस। इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस सर कैसे चेक होगी, हम लोग चेक करते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और उसको बोलते हैं भैया जाके अपने बैंक से गारंटी ला के दो हमें पेमेंट की, कि अगर आपने पेमेंट नहीं करा, आप भाग गए, फिर क्या होगा, हमें पैसा कहां से मिलेगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो हम उसको बोलते हैं भैया आप अपने बैंक के पास जाओ और हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट ला के दो। सर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट बच्चों एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक तरीके का प्रॉमिस है, किसके बैंक के थ्रू, इंपोर्टर के बैंक ने दिया है, ये जो इंपोर्ट कर रहा है, जिसको आप इंपोर्ट करोगे, उसने, उसके बैंक ने लिख के दिया आपको कि भैया चिंता मत करो, ये आपके पैसे देंगे, अगर इन्होंने नहीं दिए तो हम गारंटी लेते हैं, हम देंगे। तो बैंक तो नहीं भागेगा, ऑफ कोर्स वो शायद भाग जाए, बैंक नहीं भागेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, भैया एलओसी ला दो, हमें गारंटी हो जाएगी। चलो सर गारंटी हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपोर्ट लाइसेंस लेंगे। अब देखो ये पॉइंट बच्चों, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग से एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं लेना होता। एक्सपोर्ट लाइसेंस एक बार लेना होता है, आपने ले लिया, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पहली बार ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ गया एक्सपोर्ट लाइसेंस लो। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस में आपको क्या करना होगा, आपको डीजीएफटी के पास जाना होगा, द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, और उसको जाके बोलना होगा कि भैया हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, ये सारे हमारे पेपर्स हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी करी, आप हमें प्लीज लाइसेंस दो। ठीक है, तो चौथे नंबर पे आपने एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाया। एक बार आपका लाइसेंस बन गया तो अब आपको चाहिए प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस का क्या मतलब है, अब आप अपने बैंक को अप्रोच करते हो, अपने बैंक को बोलते हो कि भैया मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, मुझे उसका सामान बनाना है, पैसा तो बाद में मिलेगा, तो मेरे पास तो पैसा है भी नहीं अभी, तो आप मुझे कुछ दिन के लिए लोन दे दो, जब मेरी पेमेंट आएगी मैं आपको वापस दे दूंगा। तो उस पर्टिकुलर फाइनेंस को अरेंज करना, इसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो व्हाट इज प्री शिपमेंट फाइनेंस, जब हम सामान बनाने के लिए पैसा अरेंज करते हैं अपने बैंक से। एक बार आपके पास पैसा अरेंज हो गया, अब आप ऑर्डर की तैयारी करना चालू करते हो। ऑर्डर की तैयारी करना चालू मतलब सामान बनाना शुरू करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, सामान बनना चालू हो गया। ठीक है, अब सर सामान बन गया, रेडी हो गया, उसके बाद क्या होता है, अब देखो सामान रेडी होने के बाद आप लोग लेके जाते हो उसको क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट के लिए जाने से पहले आपके सामान का इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, चेकिंग होगी। सर किस चीज की चेकिंग, ये देखा जाएगा कि आप कोई सब स्टैंडर्ड गुड्स तो नहीं भेज रहे, आप कोई फर्जी सामान तो नहीं भेज रहे, आप कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहे किसी चीज की, क्योंकि देखो कंट्री की रेपुटेशन जुड़ी है भाई। तो जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो इंक्वायरीज तो होगी, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, चेकिंग करी जाती है, उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। जब आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको करानी पड़ेगी एक्साइज क्लियरेंस। सर एक्साइज क्लियरेंस क्या होती है, आपको पे करनी पड़ती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब होता है कि भैया हमने सामान मैन्युफैक्चर करा, उस मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता है। अभी आजकल तो लगता है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी पहले लगा करती थी, लेकिन नाम अभी भी वही चल रहा है, किताबों में बदल जाएगा 5-7 साल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम की यही तो खासियत है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्साइज ड्यूटी आप पे करोगे। जब आपका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो जो एक्साइज इंस्पेक्टर है वो आपको एक क्लियरेंस देगा। क्लियरेंस का मतलब बोलेगा हाँ ठीक है, इन्होंने अपने टैक्सेस पे कर दिए हैं, जाने दो। ठीक है, उसके बाद बच्चों ऐसा हो सकता है कि आपका जो इंपोर्टर है वो आपको बोले भैया मुझे प्लीज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दो। सर व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, देखो जैसे आपको तो एक्सपोर्ट करना है तो आपको तो कुछ खास टैक्स वैक्स देने नहीं है, देने होते हैं किसी चीज को, किस चीज को नहीं देने होते, तो लेकिन इंपोर्टर को तो पक्का देने ही देने हैं, इंपोर्टर को तो टैक्स देना ही देना है। तो इंपोर्टर आपको बोलता है कि आप प्लीज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दो, क्योंकि कुछ कंट्री, सपोज मैं मान लेता हूं कि सपोज इंडिया का श्रीलंका के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेट्स सपोज कि इंडिया का श्रीलंका के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और हमने क्या करा, हमने ये बोला हुआ है कि अगर हम श्रीलंका से कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, श्रीलंका तो हमारा फ्रेंड है, तो अगर हम उनसे कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो फिर वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब ये कैसे गारंटी हो कि भैया श्रीलंका से ही आया है, तो जो श्रीलंका का एक्सपोर्टर है ना वो आपको लिख के देगा कि ये पकड़ो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि ये गुड्स लंका में ही बने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप एक्सपोर्ट करो तो सामने वाला आपसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगे ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को दिखा सके और कुछ टैक्सेस बचा सके, तो आपको फिर क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन।
ठीक है सर, ये भी मिल गया। अब क्या करना है, अब बस जिस शिप से माल जाएगा स्पेस बुक करो। तो अगला होता है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। शिपिंग स्पेस आपको एक बार बुक करनी है, शिप आपको बुक करनी है। जहां आपको स्पेस मिला बस अब उस सामान की पैकिंग चालू कर दो। तो आप सामान को अच्छे से पैक करते हो, पैकिंग करते हो उसकी, और उसकी फॉरवर्डिंग करते हो। फॉरवर्डिंग का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन करनी। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद बच्चों हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम सामान का इंश्योरेंस करा ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रास्ते में डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, सामने वाले तक ना पहुंचे, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, वो तो दोबारा मांग लेगा। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं कम से कम इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा तो भैया नुकसान हो गया, आप मुझे पैसा दे दो। तो हम लोग क्या कराते हैं, गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस भी हो गया सर। इंश्योरेंस के बाद क्या होगा, अब होगा कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस क्या होता है बच्चों, जब भी आप अपने देश से बाहर सामान लेके जाते हो या वहां से लेके आते हो तो कस्टम ऑफिसर्स चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई बिजनेस तो नहीं हो रहा। अगर बिजनेस हो रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो आपको क्या करना होगा, अब कस्टम्स पे करने होंगे। कस्टम का मतलब टैक्सेस पे करने होंगे। तो आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करोगे। अब कई बार ऐसा होता है कि दो कंट्रीज के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो वहां पे कस्टम फ्री होता है बिजनेस, तो वो फिर आपको रिफंड भी आ जाता है, लेकिन एक बार आपको करना पड़ता है। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस के बाद आपका सामान सीधा शिप पे जाता है। शिप पे जाता है तो जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो लिख के देगा कि हाँ ठीक है, हमारी शिप पे सामान आ गया है, हम इसको डिलीवर कर देंगे। तो वो जो कैप्टन ऑफ द शिप आपको लिख के देता है उसको बोलते हैं मेट्स रिसिप्ट। तो मेट्स रिसिप्ट क्या है, कैप्टन की तरफ से आपको एक एश्योरेंस है कि हाँ ठीक है, हमारे पास सामान आ गया, हम इसको सही सलामत पहुंचा देंगे। उसके बाद बच्चों क्या होता है, पेमेंट होता है। सर किस चीज का पेमेंट होता है, भाड़े का। भाई शिप से जाएगा तो फ्रेट तो लेंगे आपसे, तो आपसे भाड़ा लेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का क्या मतलब होता है, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग बेटा जी शिप की आपको पे करना होता है, शिपमेंट पे करना होता है, वो यहाँ पे आप पे कर रहे हो। उसके बाद बस बिल बनता है। जो इनवॉइस है वो इनवॉइस आप सीधा सीधा बना के इंपोर्टर को भेजते हो कि भैया आपका सामान आ गया, पैसा दो। पैसा वो पे करेगा, आपको पैसा मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिंग पेमेंट। तो दिस इज हाउ बच्चों पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर चलता है। बुक्स में कई बार बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन तुम्हें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इसको तैयार करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हर पॉइंट के अंदर एक एक दो दो लाइन जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत स्ट्रेस मत लेना इस पे कि बहुत ही बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है। समझो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझाया, समझो उसको, एक एक बार रीड करो और फिर लिख के आ जाओ। ओके, तो ये होता है बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब आ जाता है सर इंपोर्ट प्रोसीजर। तो गाइज इंपोर्ट प्रोसीजर जो है, अब ये समझ लो कि आपको इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो वही, इधर से एक्सपोर्ट हो रहा था उधर से इंपोर्ट हो रहा है, तो बात तो वही है। इसकी मेमोरी टेक्निक है टीपीओ पोर रैक। टीपीओ पोर रैक सर, टीपीओ TPOPOARRAC, तो वो था राव पे और पिक उप्स, ये है टीपीओ पोर रैक। सर व्हाट इज टीपीओ, सबसे पहले इंपोर्टर इंक्वायरी भेजेगा। देखो तो इधर से ट्रेड इंक्वायरी जाएगी, मुझे नहीं लगता मुझे इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। ट्रेड इंक्वायरी भेजना कि भैया आपके पास ये सामान है क्या, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट लाइसेंस लेते हैं। इंपोर्ट लाइसेंस क्यों चाहिए भाई, इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट लाइसेंस भी तो चाहिए। एक्सपोर्टर को चाहिए एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपको चाहिए इंपोर्ट लाइसेंस। आपको भी अपने डीजीएफटी के पास जाना पड़ेगा, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड के पास, और उसको बोलना पड़ेगा भैया हमें प्लीज एग्जिम दे दो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड आपको चाहिए होगा, वो जैसे आधार कार्ड नंबर पैन नंबर होता है ना, वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड होता है, वो आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। उसके बाद आपको देखो, आपको एक बार लाइसेंस मिल गया, इंक्वायरी आ गई, आपने ऑर्डर दे दिया, आपको लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस मिलने के बाद अब आपको सामने वाले का पेमेंट करना है, उसको भी जुगाड़ना है, क्योंकि अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं यूएस से कुछ इंपोर्ट करता हूं, तो यूएस में तो डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो मेरे पास डॉलर होने भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर को अरेंज करूंगा, तो उसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का जुगाड़ करो, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ढूंढो। आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, ठीक है, तो अब आप पक्के हो गए कि ठीक है यार हम आराम से पेमेंट कर देंगे, तो ऑर्डर प्लेस कर दो। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, ठीक है। उसके बाद सामने वाला जो एक्सपोर्टर है
वो आपको बोलेगा एलओसी ला के दो, अपने बैंक से पक्का करके दो, पेमेंट आप दोगे, तो आप क्या अरेंज करोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक बार आपने अरेंज कर लिया, बस फिर आपको फाइनेंस अरेंज करना है। फाइनेंस का क्या मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है कि भैया पैसा मैं देना तो मुझे ही है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक की तरफ से गारंटी है, पे तो मुझे ही करना है, तो मैं अरेंज करूंगा फाइनेंस पूरा का पूरा, पैसे का अरेंजमेंट करूंगा। फिर मेरे पास आएगा शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस का क्या मतलब होता है, शिपमेंट एडवाइस में ये सारी चीजें होती हैं कि भैया गुड्स लोड हो गए शिप पे, आपको बस उतार लेने हैं, राइट। तो शिपमेंट एडवाइस मिल जाएगी, इतनी क्वांटिटी है, इस दिन पे माल आएगा, आपको रिसीव हो जाएगा, आपको वहां पे पेमेंट करनी है और माल आपको उतार लेना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सारे के सारे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जब आपके रेडी होंगे तो फिर आप सीधा सीधा उनको कस्टम क्लियरेंस पे दोगे। कस्टम क्लियरेंस पे देने के बाद वो लोग चेक करेंगे कि हाँ आपने ही सामान मंगाया, आप सही हो या नहीं हो, तो फिर आपके गुड्स आ जाएंगे, अराइवल ऑफ गुड्स। जहां आपके गुड्स आए तो कस्टम वाले आपको बोलेंगे भैया पेमेंट दो, जो आपको देनी है, जो टैक्सेस वैक्सेस है वो भरो, है ना। तो आप कस्टम क्लियरेंस करोगे, पेमेंट करोगे और आपके गुड्स मिल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे आपके गुड्स। तो जब आप इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो इसके अंदर भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि भैया पहले इंक्वायरी, फिर लाइसेंस लो, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज आपके पास होना चाहिए, फिर आप ऑर्डर दो, ऑर्डर के बाद एलओसी अरेंज करो, एलओसी के बाद फिर पैसा भी तो होना चाहिए, फाइनेंस, उसके बाद शिपमेंट एडवाइस आपको पास आ जाएगी। शिपमेंट एडवाइस जहां आई तो बस समझो अब गुड्स आए, फिर आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं सारे, आपका ऑर्डर आएगा और फिर आप सीधा कस्टम क्लियरेंस करा के सामान ले सकते हो, राइट। इसके बाद आते हैं बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना हो, इंटरनेशनल ट्रेड करना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बच्चों देखो सारे आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तुमने पढ़ लिए। इंडेंट किसको बोलते हैं, ऑर्डर को। एलओसी किसको बोलते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए लगता है। शिपिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, एक ऑर्डर विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, कि कितने गुड्स हैं, कितने पैकेज हैं, कब डिलीवर होंगे, उसको हम शिपिंग ऑर्डर बोलते हैं। शिपिंग बिल क्या होता है, शिपिंग बिल काफी मेन डॉक्यूमेंट है, बेस्ड ऑन विच परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। शिपिंग बिल के आधार पे ही आपको परमिशन मिलती है एक्सपोर्ट करने की। शिपिंग बिल दिखाओगे तभी तो होगा कि हाँ भैया मैं भेज रहा हूं बाहर, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट मैंने आपको बता दिया, कैप्टन ऑफ द शिप देता है, इशूड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी हमने डिस्कस किया कि गुड्स किस देश में बने हैं उसका प्रूफ। इट स्पेसिफाइज द कंट्री इन विच द गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग ये बताता है कि भैया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ये, इसका मतलब कि कौन सी कंपनी या कौन इसको बेच रहा है और किसके नाम पे जा रहा है। तो इट इज द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द शिपिंग कंपनी एंड एक्ट्स एज एन एविडेंस regarding the acceptance of the shipping company to carry the goods to the port or destination। तो बिल ऑफ लेडिंग में कंपनी बोल रही है कि हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम आपका सामान सही जगह पहुंचा देंगे। तो ये है बच्चों हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मोस्टली आपने पीछे प्रोसेस में ही पढ़ लिए थे। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यार, ये एक तरीके का लर्निंग टॉपिक है, इसको तुम्हें बस रटना है क्योंकि इसमें समझने के लिए क्या है यार, एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बता रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम में ही है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये मेक श्योर करता है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड बहुत अच्छे से होता रहे, किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ, किसी कंट्री को पैसे की जरूरत है तो ये लोग पैसा भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ अच्छे रिलेशंस बने रहें, ये मेक श्योर करते हैं, पीस बना रहे और ट्रेड चलता रहे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995, 1995 में WTO सेटअप हुआ था। इसके जो हेड क्वार्टर्स है बेटा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इट हैज अ ग्लोबल स्टेटस, पूरा ग्लोबल स्टेटस है इसका, सिमिलर टू दैट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। जैसा ग्लोबल स्टेटस IMF का है और वर्ल्ड बैंक का है वैसा ही इसका भी है। ये एक एपेक्स इंटरनेशनल बॉडी है, एपेक्स का मतलब सबसे सुप्रीम, इसकी बात कोई नहीं काट सकता। किस चीज में डील करती है ये, सॉल्विंग ट्रेड प्रॉब्लम्स, किसी भी तरीके की व्यापार में कोई प्रॉब्लम्स है किसी दो देशों के बीच में तो WTO सॉल्व करवाएगा और आपको उस चीज का सॉल्यूशन भी देगा। किस चीज का, ट्रेड नेगोशिएशंस का, कि भैया नेगोशिएट कर लो, बार्गेन कर लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताओ, हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, देखो WTO बनाने का क्या पर्पस था,
व्हाट वाज द पर्पस, क्यों 1995 में ऐसी बॉडी बनाई गई? सबसे पहले कि एक्स्ट्रा टैरिफ या एक्स्ट्रा टैक्सेस जो कुछ कंट्री लगाती थी, कुछ कंट्री ये समझती थी कि भैया हम तो सुप्रीम है, हमारे से ऊपर कुछ नहीं है, हमारी इच्छा है जिससे जितना मर्जी टैक्स ले लें, तो बहुत ज़्यादा अन्याय होता था। तो उसको रोकने के लिए WTO बनाया गया ताकि अननेसेसरी जो टैरिफ्स और टैक्सेस कुछ कंट्रीज लगा रही है वो हटा दी जाएं। दूसरा, टू एंगेज इन एक्टिविटीज विच इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इनकम बढ़े, इफेक्टिव डिमांड हो, हाई प्रोडक्शन हो और ट्रेड हो। ये मेक श्योर करता है कि हर कंट्री, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, हर कंट्री जब बिजनेस करेगी तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, GDP बढ़ेगा। तो ये मेक श्योर करता है कि हर कंट्री आपस में ट्रेड करती रहे, आगे बढ़ते रहे और अच्छे तरीके से तरक्की करते रहे। उसके बाद टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये मेक श्योर करता है कि जितने भी वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो, कोई भी देश अपना व्यापार करने के लिए सोसाइटी को हार्म ना करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपकी जनरेशन भी रिसोर्सेज को यूज करे, आने वाली जनरेशन भी यूज करे। इसके बाद आता है बच्चों, इसका मकसद होता है एक इंटीग्रेटेड और वाइबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना, यानी कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिससे बिजनेस प्रमोट हो, ना कि लड़ाई झगड़े। इनफैक्ट अगर किसी दो नेशंस के बीच में लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं तब भी ये मेक श्योर करता है कि लड़ाई झगड़े तो बॉर्डर पे हैं, ट्रेड चलता रहे, व्यापार ना रुके। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है समाप्त। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे एक चैप्टर पढ़ेंगे और आने वाले 10-11 दिन के अंदर अंदर पूरा बिजनेस स्टडीज, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे ही अकाउंटेंसी खत्म कर देंगे और आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अच्छे से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सबको करना है भाई, और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। रोज मिलना है, रोज सीरीज में बने रहना है और खूब मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।